नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 2 मई 2025 है। स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप कोट देखिए। जेलेसी इज द फियर ऑफ कंपैरिजन। जेलेसी यानी जलन दूसरों से क्यों होती है? देखो, जब हम कंपेयर करते हैं ना दूसरों से, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। महेश अभी तक देखो अपने स्कूल में ना, एक छोटे टाउन में था महेश, गाँव में। वहाँ पे वो हमेशा टॉपर रहा करता था। लेकिन जैसे ही महेश ने कॉलेज में एंटर किया ना, महेश पिछड़ गया, टॉपर आने लगा कोई और। तो महेश ने कंपेयर किया कि यार यहाँ पे तो प्रिया टॉपर है, तो महेश को प्रिया से जलन होने लगी। यानी जेलेसी होती है कंपैरिजन से। जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं ना, देखो, या तो हम अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं कि यार दूसरे वाला हमसे बेहतर है। इन्फीरियर फील करने पे फिर हमें जलन होने लगती है। दूसरा, या हम सुपीरियर कई बार फील करते हैं कि यार ये लोग तो मेरे मुकाबले में भी नहीं है। तो इस केस में क्या हो जाता है? सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। और पिछले वाले केस में क्या हो जाता है? इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कि आप इन्फीरियर हैं। बट देखो, अगर आपको जीवन में शांति चाहिए ना, सुकून चाहिए, तो स्टॉप कंपेयरिंग। मैं जानता हूँ मुश्किल होता है, दूसरों से कंपेयर करना डिफिकल्ट होता है, ये चीज़ छोड़ना। आज आप देखोगे हर चीज़ में होड़ मची है। सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट करते हैं, हम मालदीव जाके आए, हमारी लाइफ में ये चल रहा है। 10 सेकंड की जो रील है वो दूसरों को प्रभावित करती है। दूसरे जो हैं अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। पहले तो देखो, कोई पर्सन ना सिर्फ अपने आस पड़ोस में कंपेयर करता था, बट अब इंटरनेट का ज़माना है, तो इस वजह से समाज में ना ये जेलेसी जैसी जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं। इंसान ही एकमात्र ऐसा एनिमल है देखो जो इतना ज़्यादा कंपेयर करता है, इसीलिए दुखी रहता है। डिप्रेशन, एंजाइटी समाज में इतनी ज़्यादा है। जानवर लोग नहीं करते, पेड़ पौधे नहीं करते कंपेयर अपने आप को। नेचर ने देखो सबको यूनिक बनाया है, बट हमारे मन में ये जो थॉट्स आते रहते हैं ना, इन्हीं थॉट्स की वजह से इंसान जो है नाखुश रहता है। लोग क्यों बोलते हैं, मतलब जो महात्मा लोग हैं वो क्यों बोलते हैं हैप्पीनेस इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है? वो इसलिए बोलते हैं कि देखो, हैप्पीनेस इंटरनल इसलिए है, जितना ज़्यादा आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर पाते हो ना। थॉट्स पे कंट्रोल करोगे तो आप कंपैरिजन नहीं करोगे, थॉट्स पे कंट्रोल करोगे तो कंपैरिजन नहीं होगा, तो आप खुश रहोगे। इसीलिए तो बोलते हैं कि हैप्पीनेस इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। क्योंकि एक्सटर्नल तो कोई चीज़ की लिमिट ही नहीं है ना। धन कमाने की कोई लिमिट नहीं है, सुंदरता की कोई लिमिट नहीं है, इंटेलिजेंस की कोई लिमिट नहीं है। एक्सटर्नल तो कोई लिमिट है ही नहीं। तो कंपेयर करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि ना तो कोई सबसे ज़्यादा सुंदर हो सकता है, ना सबसे ज़्यादा पैसे वाला हो सकता है, ना सबसे ज़्यादा पावर वाला हो सकता है। वो संतुष्टि कैसे हासिल होगी? अंदर से थॉट्स को कंट्रोल करके। चलो, थोड़ा ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया आज। ठीक है, आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्राइवेट मेंबर बिल से संबंधित आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडिया ने क्या डिप्लोमेटिक चाल चली है, पाकिस्तान के दोस्त आज हमारे दोस्त हैं। और तीसरे नंबर पे पंजाब एंड हरियाणा के बीच में वाटर को लेके विवाद, पानी के बंटवारे को लेके विवाद। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल प्राइवेट मेंबर बिल्स से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब आप स्कूल में थे ना, तो ऐसा होता था, मान लीजिए क्लास में चैप्टर भी पढ़ लिया, टेस्ट भी हो गया, फिर ना टीचर लास्ट में पूछा करती थी, क्या किसी स्टूडेंट को और कुछ कहना है? पूछती थी ना, कई बार ऐसा होता था। लेकिन मान लो एक स्टूडेंट जो हमेशा कुछ सजेशन दे टीचर को, आइडिया दे, लेकिन टीचर हमेशा उसकी बात को इग्नोर कर दे, तो क्या होगा? ठीक वही हो रहा है अभी प्राइवेट मेंबर बिल्स के साथ में पार्लियामेंट में। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं आपसे पूछता हूं प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है? लक्ष्मीकांत में आप पढ़ते हो, प्री का क्वेश्चन बनता है, जब कोई एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर नहीं होता और वो देखो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में कोई बिल इंट्रोड्यूस करता है, तो उसे बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल का काम होता है नए आइडियाज लेके आना, सोशल प्रॉब्लम्स को रेज करना, और देखो पार्टी के परे जाके सोचना, पार्टी के परे जाके आइडियाज देना। यह काम होता है प्राइवेट मेंबर बिल का। और प्राइवेट मेंबर बिल सिर्फ इंडिविजुअल एमपी का विजन होता है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं होता। और हर पार्लियामेंट्री सेशन में फ्राइडे का जो दिन है ना, वो प्राइवेट मेंबर
बिल के लिए एलोकेट होता है, फ्राइडे को ही प्राइवेट मेंबर बिल पे डिस्कशन होती है। लेकिन राइटर बोलते हैं आजकल देखो जो फ्राइडे डेजिग्नेटेड होता है प्राइवेट मेंबर बिल्स को रेज करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, आज के समय में देखो गवर्नेंस के नाम पे भी सरकार अपना एजेंडा चिपका देती है प्राइवेट मेंबर बिल जब डिस्कस होना होता है। समझ गए? फ्राइडे का दिन आपने डेजिग्नेट करके रखा है, लेकिन फ्राइडे को भी बजट डिस्कस हो गया, सरकार कोई बिल लेके आई वो डिस्कस हो गया, या फिर संविधान से संबंधित डिस्कशन हो गई। इस वजह से प्राइवेट मेंबर बिल्स आ ही नहीं पाते, डिस्कस ही नहीं हो पाते हैं। अब थोड़ा सा ना आप प्राइवेट मेंबर बिल का इतिहास देख लीजिए। इस पर प्री में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, क्या हाल ही में एक प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ? क्या इतिहास में आज तक कोई बिल एज ए प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है? तो ये फैक्ट्स यूपीएससी ने प्री में पूछ रखे हैं। तो मैं आपको बताऊं, आजादी से लेके अभी तक सिर्फ 14 जो प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं ना वो पास हुए हैं जिनको प्रेसिडेंट की एसेंट फाइनली मिली है। और एक चीज 1970 के बाद अभी तक एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ है। बात करें 17th लोकसभा की जो 2019 से लेके 2024 के बीच में थी, इस 17th लोकसभा में ना 729 प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे लोकसभा में और 705 प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे राज्यसभा में। लेकिन लोकसभा में सिर्फ 2 डिस्कस हुए और राज्यसभा में सिर्फ 14 डिस्कस हुए, पास नहीं। पास तो एक भी नहीं हुआ है 1970 के बाद। ये हम बात कर रहे हैं डिस्कस की। इतने ज्यादा इंट्रोड्यूस हुए लेकिन डिस्कस लोकसभा में 729 में से सिर्फ 2 और राज्यसभा में 705 में से 2। फिर अभी की जो लोकसभा है 18th लोकसभा, इसमें अभी तक 20 एमपीज ने प्राइवेट मेंबर बिल्स को इंट्रोड्यूस किया है, रेस किया है। इवन जो इनाग्रल सेशन था ना, बजट सेशन था 2024 में नई सरकार का, उसमें 64 प्राइवेट मेंबर बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे राज्यसभा में, लेकिन एक भी डिस्कस नहीं हुआ। जब विंटर सेशन आया, विंटर सेशन के दौरान देखो 2 फ्राइडे तो लोकसभा में बिल्कुल धुल गए डिसरप्शंस की वजह से, लड़ाई होती गई विपक्ष और पक्ष के बीच में, तो धुल गए फ्राइडे, कोई काम नहीं है उसका। जबकि एक दिन, उस दिन देखो संविधान से रिलेटेड जनरल डिस्कशन हुई। इवन जब बजट सेशन था तो पहला जो फ्राइडे था वो जो रखा जाता है प्राइवेट मेंबर बिल की डिस्कशन के लिए, उसको भी यूज कर लिया गया यूनियन बजट की डिस्कशन के लिए। तो इस लोकसभा में ना सिर्फ एक फ्राइडे ऐसा है जिस दिन प्राइवेट मेंबर रिलेटेड एक्टिविटी हुई है, और उस दिन भी देखो कुछ खास हुआ नहीं। तो ये कुछ और डेटा है, इतना ज़्यादा डिटेल से आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इतना मतलब जितना जान लिया उतना सफिशिएंट है एग्जाम्पल देने के लिए। अब ऐसा थोड़ी ना आंसर में सिर्फ डेटा ही डेटा लिखोगे, पॉइंट भी तो लिखोगे ना। तो देखो प्राइवेट मेंबर बिल की सिग्निफिकेंस कितनी ज़्यादा है। जब इस पे डिस्कशन नहीं होती, प्राइवेट मेंबर बिल्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, तो क्या नुकसान होता है आप देखिए। प्राइवेट मेंबर बिल्स सिर्फ सिंबॉलिक नहीं होते, ये डेमोक्रेटिक सोल का एक्सप्रेशन होते हैं। जैसे एग्जांपल दिया जाता है, सुप्रिया सुले शरद पवार की पार्टी से हैं, शरद पवार की बेटी, एनसीपी से। इन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था 2019 में, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। बिल में प्रोविजन ये था कि काम के बाद एम्प्लॉइज के ऊपर कोई प्रेशर ना हो, उनके पास में हक होना चाहिए कि वो घर जाके ऑफिस का काम ना करें। इस बिल पे देखो डिस्कशन तो नहीं हुआ, लेकिन एक ना नेशनल डिबेट जरूर स्टार्ट हो गई थी वर्क लाइफ बैलेंस के बीच में। मेंटल हेल्थ और वर्क लाइफ बैलेंस, इन इश्यूज पे ना एक नेशनल डिबेट स्टार्ट हुई थी। हमने भी आर्टिकल्स डिस्कस किए थे, तो ये फायदा हुआ। फिर देखो 2014 में ना तिरुचि शिवा, डीएमके पार्टी के एमपी है राज्यसभा में, इन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल। क्या ये बिल पास हुआ? नहीं। बोला ना मैंने 1970 के बाद में एक भी पास नहीं हुआ है। लेकिन जब तिरुचि शिवा प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए ना ट्रांसजेंडर्स के इशू पे, तो सरकार पे प्रेशर पड़ा कि यार ये बिल तो हमें पास करवाना चाहिए। तो सरकार ने फाइनली इस इशू पे अपना बिल इंट्रोड्यूस किया और फाइनली 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 आया। लेकिन नींव किसने रखी? एक प्राइवेट मेंबर बिल ने। बाद में सरकार ने खुद का इंट्रोड्यूस करवाया और पास करवाया। फिर देखो एक और एग्जांपल दिया जाता है, एक भारतीय जनता पार्टी के ही एमपी हैं गोपाल चिनाया शेट्टी। ये एक बिल लेके आए, फ्री मेडिकल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू सीनियर सिटीजन्स इन ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स।
मतलब सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सीनियर सिटीजन्स को फ्री मेडिकल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। हालांकि देखो रूलिंग पार्टी से थे गोपाल चिनाया शेट्टी, लेकिन फिर भी ये बिल लेके आए। इसका मतलब ये है कि इवन रूलिंग पार्टी के जो एमपीज हैं वो भी देखो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की फीडबैक के आधार पे लोगों से वो मिलते हैं, उनसे जो सजेशंस मिलते हैं उनके आधार पे जनता के इशू उठा सकते हैं प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे। तो कुल मिलाकर देखो राइटर्स रीजंस बताते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल आजकल कम क्यों आ रहे हैं। सबसे पहले तो डिसरप्शंस ज्यादा हो रहे हैं, हाउस चल ही नहीं पाता सरकार और ओपोजिशन के बीच में लड़ाई के कारण। दूसरा, गवर्नमेंट बिजनेस ज्यादा प्रायोरिटी बन गए हैं, सरकार अपने बिजनेस को तवज्जो दिलवाती है स्पीकर या चेयरमैन के थ्रू। तीसरा, फ्राइडेज पर देखो दूसरे काम थोप दिए जाते हैं। और सबसे लास्ट में जो एडजमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, एडजमेंट्स की वजह से टाइम बर्बाद हो जाता है। तो ये रीजंस हैं कि फ्राइडे बचते ही नहीं प्राइवेट मेंबर बिल को डिस्कस करने के लिए। लेकिन राइटर देखो एक बात बोलते हैं यहां पे, 1985 में ना एंटी डिफेक्शन लॉ आया। अब इस लॉ के आने के बाद में ना जब हाउस में किसी बिल पे वोटिंग होती है ना और कोई पार्टी व्हीप इशू कर देती है कि सभी हाउस में जितने भी मेंबर्स हैं उनको बिल के पक्ष में या फिर विपक्ष में वोट देना है, तो फिर देखो पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं ना हाउस में उनको पार्टी के व्हीप के हिसाब से ही वोट देना पड़ता है। अगर वो वोट नहीं देते तो उनके खिलाफ में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा और उनकी सदस्यता भी जा सकती है। तो मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ आने के बाद में ना मेंबर्स के पास में, हाउस के मेंबर्स के पास में ना अपनी डिस्क्रिप्शन बहुत कम हो गई है। वो अपने हिसाब से कुछ कर ही नहीं पाते, वोट नहीं दे पाते, इश्यूज नहीं रेज कर पाते अपने पार्टी के व्यूज के अगेंस्ट में। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल अभी भी एक ऐसा टूल है, ऐसा हथियार है जिसके थ्रू जो एमपीज हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों या फिर विपक्ष के हों, अपनी पार्टी से परे जाके वो अपनी ओपिनियन जनता को बता सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी से संबंधित इश्यूज रेज कर सकते हैं बिल के थ्रू। ये अभी भी एक ऐसा टूल है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो वोटर्स है ना वो पार्टी के साथ साथ ना एमपी की पर्सनल इमेज पे भी वोट देते हैं। अगर देखो ये भी छीन गया तो देखो सिर्फ एमपी जो है ना वो अपनी पार्टी का लाउड स्पीकर बन के रह जाएंगे और कुछ नहीं, उनकी पर्सनल ओपिनियन कभी सामने नहीं आएगी, कॉन्स्टिट्यूएंसी के इश्यूज कभी सामने नहीं आएंगे। तो क्या सुधार होना चाहिए? सबसे पहले तो देखो जो शुक्रवार का टाइम है ना, फ्राइडे का टाइम है, उसे बिल्कुल पवित्र बनाओ कि इस दिन तो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट मेंबर बिल ही डिस्कस होंगे। अगर कोई इमरजेंसी है तो अलग बात है, अदरवाइज प्राइवेट मेंबर बिल्स को ही तवज्जो दी जाए फ्राइडे को। गवर्नेंस रिलेटेड दूसरे बिजनेस को ना थोपा जाए। फिर नेक्स्ट है प्राइवेट मेंबर बिल से संबंधित ना एक रिव्यू कमेटी बनाई जाए। ये रिव्यू कमेटी ना हर प्राइवेट मेंबर बिल की ना क्वालिटी को, रेलेवेंस को और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को रिव्यू करें। अब जो बिल, ऐसे बिल जिस पे क्रॉस पार्टी की सपोर्ट हो, सभी पार्टीज की सपोर्ट हो, ऐसे बिल्स को ज्यादा तवज्जो दी जाए प्राइवेट मेंबर बिल रिव्यू कमेटी के द्वारा, उन पर डिस्कशन होनी चाहिए। अदरवाइज तो बिल तो इतने सारे आते हैं, 1000 आ गए मान लो, सब पे तो डिस्कशन हो नहीं सकती। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल रिव्यू कमेटी होगी ना तो वो डिसाइड करेगी कि किन बिल्स को, किन प्राइवेट मेंबर बिल्स को तवज्जो देनी है। तो क्या क्या देखा जाए? क्वालिटी देखी जाए, रेलेवेंस देखी जाए, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को देखा जाए और यह देखा जाए किस बिल को लेके सभी पार्टीज का सपोर्ट है। फिर देखो फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म होना चाहिए। जो हाई इंपैक्ट बिल्स है ना उनके लिए टाइम बाउंड रूट होना चाहिए कि हाँ इतने समय में डिस्कशन जरूरी है। वर्किंग आवर्स एक्सटेंड किए जा सकते हैं। पार्लियामेंट देखो अभी काम करती है फॉर एग्जांपल 11 बजे से लेके 4:30 बजे के बीच में, तो इस टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दो ना यार, 1-2 घंटा ज्यादा काम कर लो। 11 से 4:30 अभी करती है, 1-2 घंटा बढ़ा लो, बहुत फायदा हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट यूके का। यूके में ना अभी एक प्रोविजन है, प्राइवेट मेंबर बिल जब भी आता है ना तो किसी एमपी के पास में आजादी होती है कि वो 10 मिनट की स्पीच दे सकता है उस प्राइवेट मेंबर बिल पे। लिमिट है सिर्फ 10 मिनट की स्पीच। फिर देखो उसके विरोध में भी कोई उतनी ही शॉर्ट स्पीच दे सकता है। तो इस प्रकार से ना अच्छा डिस्कशन हो जाता है प्राइवेट मेंबर बिल पे, तो हम भी ये अडोप्ट कर सकते हैं। लास्ट में देखो कंक्लूजन में ये बोला जाता है, हमारे जो राज्यसभा के चेयरमैन है ना जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने ना प्राइवेट मेंबर बिल्स को गोल्ड माइन बोला कि प्राइवेट मेंबर बिल्स गोल्ड माइन हैं। उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल्स को फॉरवर्ड लुकिंग और डेमोक्रेसी को और ज्यादा मजबूत करने वाला बताया। लेकिन अगर देखो गोल्ड माइन
को ही हमने बंद कर दिया तो फिर देखो सोना जो है वो धरती के अंदर ही सड़ जाएगा। अगर गोल्ड माइन को हमने बंद कर दिया, सोना बाहर निकाल ही नहीं सकेंगे। अब देखो आप उस टेक्निकलिटी में मत जाना कि सोना थोड़ी ना सड़ता है। राइटर क्या बोलना चाहते हैं वो आप समझ जाओ कि प्राइवेट मेंबर बिल को आप थोड़ा मजबूत करोगे तभी डेमोक्रेसी मजबूत होगी। समझ गए? ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया के न्यू फ्रेंड्स के बारे में है जो पहले कभी पाकिस्तान के क्लोजेस्ट एलाइज हुआ करते थे। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जम्मू एंड कश्मीर में जो दुखद हादसा हुआ, 26 टूरिस्ट को आतंकवादियों ने मार दिया और उसके बाद भारत ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। अभी जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पे डाला गया है, लेकिन भारत अभी इसका जवाब देगा। ये तो एक बात है, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी इंडिया ने देखो कुछ ऐसे नए दोस्त बनाए हैं जो पहले किसी समय में पाकिस्तान के क्लोजेस्ट एलाय हुआ करते थे, पाकिस्तान का बल्कि साथ दिया करते थे, लेकिन आज भारत के साथ खड़े हैं, जिससे पाकिस्तान और ज्यादा आइसोलेटेड महसूस कर रहा है। क्वेश्चन उठता है, इंडिया का एजेंडा आखिरकार है क्या? देखो, इंडिया ना पाकिस्तान को इस्लामिक वर्ल्ड में भी आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद ना ये जो डिप्लोमेटिक प्रेशर गेम है ना वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। टारगेट क्या है? टारगेट है पाकिस्तान के जो ट्रेडिशनल एलाइज है ना उनको अपनी साइड में लाना। ये सिर्फ एक मिलिट्री का जवाब नहीं है, मिलिट्री रिटालिएशन नहीं है, ये इंडिया की ना एक स्ट्रेटेजी है ग्लोबल नैरेटिव को कंट्रोल करने की। ग्लोबल नैरेटिव मतलब जो इवन इस्लामिक कंट्रीज हैं वो भी पाकिस्तान के साथ नहीं है। पाकिस्तान जो कर रहा है वो इस्लाम भी इजाजत नहीं देता। तो ये सब नैरेटिव इंडिया कंट्रोल करना चाहता है। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरेबिया की। आप ना पहले बैक स्टोरी जानिए। 1990s में ना सऊदी अरेबिया देखो पाकिस्तान का सबसे क्लोज मित्रों में से एक था। पाकिस्तान के जो मदरसे थे ना, पाकिस्तान के मदरसाज में बहुत फंड वगैरह देता था सऊदी अरेबिया। एक प्रकार से ना इस्लामिस्ट टेरर नेटवर्क ना इनडायरेक्टली सपोर्ट हासिल करते थे सऊदी अरेबिया उस समय पाकिस्तान में। और इंडिया जब कंसर्न्स रेज करता तो सऊदी अरेबिया ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता था। लेकिन धीरे धीरे ना सिचुएशन चेंज होना स्टार्ट हुई। 2006 में इंडिया सऊदी अरेबिया दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ, 2006 की बात है। फिर 4 साल बाद 2010 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। फिर 2012 में ना सऊदी अरेबिया ने इंडिया की हेल्प की। जो सऊदी अरेबिया 90s में जिस पर आरोप लगता था कि वो पाकिस्तान में मदरसास को फंड देके टेरर नेटवर्क को मजबूत कर रहा है, उसी सऊदी अरेबिया ने 2012 में इंडिया की मदद की। अबू जुंडाल नाम के एक लश्कर तोयबा टेररिस्ट को जो रिस्पॉन्सिबल था 26/11 अटैक्स के लिए, तो उसकी कस्टडी हासिल करने में सऊदी अरेबिया ने भारत की मदद की। तो मतलब सऊदी अरेबिया की सोच में बदलाव हो चुका था 2012 आते आते। अब क्या हुआ है, देखो जो पहलगाम जब अटैक हुआ ना, तो उस समय पहलगाम अटैक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरेबिया की यात्रा पर थे। उस समय जेडा में थे और ट्रिप छोड़ के बीच में आना पड़ा। लेकिन ट्रिप छोड़ने से पहले उनकी ना सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ में ना जब मुलाकात हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये इशू उठाया था। और ज्वाइंट स्टेटमेंट जब जारी हुई तो ज्वाइंट स्टेटमेंट में ना टेररिज्म को रेस, रिलीजन, कल्चर से लिंक करने से मना कर दिया। इस लैंग्वेज का टोन सबसे स्ट्रॉन्ग कंडेम करने वाला था अभी तक की डेट में। सऊदी अरेबिया ने यह बोला, टेररिज्म इज टेररिज्म, चाहे किसी भी नाम से हो। तो मतलब एक प्रकार से इनडायरेक्टली पाकिस्तान को जबरदस्त क्रिटिसाइज किया सऊदी अरेबिया ने। करंट टाइज कैसी हैं? करंट टाइज देखो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में बदल चुकी हैं पूरी तरह से। सऊदी अरेबिया ने प्रॉमिस किया है इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का। इसके अलावा सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में टेक कोऑपरेशन, सिक्योरिटी कोऑपरेशन, एनर्जी टाइज, ये सब मजबूत हो रहे हैं। पहले जब देखो टेरर अटैक होता था तो सऊदी अरेबिया चुप रहता था, साइलेंट होता था, बट अब सऊदी अरेबिया खुल के बोलता है पाक लिंक्ड टेररिज्म पर। तो ये तो हुई बात सऊदी अरेबिया की। अब आप बात जानिए यूएई की। अब पहले बैक स्टोरी जानिए। 1990s में ना इंडिया ने यूएई को बोला था कि दाऊद इब्राहिम को आप हमें सौंप दीजिए, एक्स्ट्राडिशन होना चाहिए दाऊद इब्राहिम का। लेकिन सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया। इवन 1999 में जब IC-814 फ्लाइट को हाईजैक कर लिया था ना, तब भी
इंडिया ने यूएई से सपोर्ट मांगा था कि यहां पे हमें ऑपरेशन चलाने दीजिए। यूएई ने मना कर दिया था कि नहीं। यूएई देखो हिस्टोरिकली पाकिस्तान फ्रेंडली कंट्री था, लेकिन अब बदलाव हो चुका है। 2017 में ना इंडिया और यूएई के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई। तब से ना प्रधानमंत्री मोदी 6 बार यूएई की यात्रा कर चुके हैं। यूएई और इंडिया के बीच में ना हर डायमेंशन में रिश्ते मजबूत हुए हैं, कल्चरल डायमेंशन में, स्ट्रेटेजिक डायमेंशन में, इकोनॉमिक डायमेंशन में। रीसेंट डेवलपमेंट्स आप देखिए, अप्रैल 2025 में ना दुबई के जो क्राउन प्रिंस है ना शेख हमदान, ये भारत की यात्रा पर आए और उनके स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। इंडिया ने यूएई के साथ में डिफेंस और काउंटर टेरर टाइज को और ज्यादा मजबूत किया है। तो इससे डिप्लोमेटिक सिग्नल क्या गया? देखो यूएई की इंडिया के साथ मजबूत हुई दोस्ती पाकिस्तान के लिए ना बहुत ज्यादा चुभने वाली बात है, क्योंकि पहले यूएई पाकिस्तान का सपोर्टर हुआ करता था, बट ओपनली अब वो इंडिया के साथ में डिफेंस और काउंटर टेरर कोऑपरेशन को मजबूत कर रहा है। तो ये हुई बात यूएई की। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे किसकी? तालिबान की। जी हां, आपको हैरानी होगी, लेकिन तालिबान अब देखिए भारत का दुश्मन हुआ करता था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा इंडोर्सर हुआ है। यूं नहीं कह सकते कि भारत का जबरदस्त दोस्त बन गया तालिबान, नहीं, लेकिन पहले से सिचुएशन चेंज हो चुकी है। तालिबान ना हिस्टोरिकली इंडिया के खिलाफ रहा है 1990s में, और उससे भी पहले अफगानिस्तान में इंडिया के मिशंस पर तालिबान अटैक करता रहा है। इवन IC-814 जो फ्लाइट थी उसको हाईजैक करके कहां पे उतारा गया? तालिबान रूल जहां पे था अफगानिस्तान में, वहां पे उतारा गया। मतलब हमारे रिश्ते खराब थे। बट अब क्या हुआ है? अब देखो ये हुआ है, इस हफ्ते मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के एक सीनियर ऑफिसर ने काबुल विजिट किया और वहां पे उन्होंने तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर है मुताकी, उनसे मुलाकात की। तालिबान ने भी पहलगाम टेरर अटैक को ना कैटेगोरिकली कंडेम किया कि यह गलत है, नहीं होना चाहिए था। वो तालिबान जिसका नेक्सस, जिसकी दोस्ती हमेशा से पाकिस्तान के साथ मजबूत रही है, वो भी पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम कर रहा है। ये चेंज आ गया है। देखो तालिबान कभी इंडिया को टेररिस्ट टारगेट के रूप में देखा करता था, अब वो अटैक को कंडेम कर रहा है, तो ये पाकिस्तान के लिए ना डिप्लोमेटिक एम्बेरसमेंट है। इंडिया ने तालिबान के साथ भी चैनल ओपन कर दिया है। तो इससे हो क्या रहा है? इससे ना पाकिस्तान के ऊपर इससे ना एक प्रेशर क्रिएट हो गया कि देखो जो हमारे पहले दोस्त हुआ करते थे आज वही हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वही हमें आइसोलेट करने को तुले हैं। तो हमारी हालत क्या हो रही है, सोचने की बात है। इंडिया ने देखो यहां पे सही खेला। इंडिया ने मिलिट्री से पहले डिप्लोमेटिक स्पेस को कैप्चर किया। इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल करना देखो लंबा समय लग जाता है, आप एक दिन में इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया ने टर्न अराउंड कर दिया यूएई, सऊदी अरेबिया, तालिबान, इन सबके स्टैंड्स में। 90s में जहां इंडिया को इग्नोर कर दिया जाता था, आज वही देश इंडिया के साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके टेरर को कंडेम कर रहे हैं। यही देखो इंडिया की जीत है डिप्लोमेटिक स्पेस में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। न्यू फ्रेंड्स को लेके चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, पंजाब एक तरफ दूसरी तरफ हरियाणा, दोनों के बीच में ना पानी के बंटवारे को लेकर विवाद पैदा हो गया है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने ना एक ऑर्डर इशू किया कि हरियाणा को ना एडिशनल 8500 क्यूसेक ऑफ वाटर रिलीज किया जाए, जो कि जरूरी है हरियाणा में ड्रिंकिंग वाटर पर्पजेज के लिए। लेकिन पंजाब ने देने से मना कर दिया। पंजाब ने ना नंगल डैम में सिक्योरिटी इंक्रीज कर दी और ये बोला कि हम एक ड्रॉप भी एक्स्ट्रा जो है पानी का वो नहीं जाने देंगे हरियाणा को, क्योंकि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है लगातार गिर रहा है पंजाब में। तो पैडी की जब खेती होगी तो पैडी की खेती के दौरान पानी की आवश्यकता है पंजाब के किसानों को, तो हम एक्स्ट्रा पानी जो है नहीं देंगे हरियाणा को। हरियाणा देखो अभी तक ना 4000 क्यूसेक पानी डेली हासिल कर रहा है भाखड़ा नागल डैम से, लेकिन हरियाणा ने रिक्वेस्ट किया इस BBMB से, यानी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से, कि हमें एक्स्ट्रा 8500 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे फिलहाल ना खास करके 3 जिलों में, हिसार में, फतेहाबाद में और सिरसा में, वहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं है, इसलिए हमें एडिशनल पानी चाहिए। बट पंजाब का ये तर्क है, देखो जो पहले शेयर डिसाइडेड है ना पानी के बंटवारे का,
करंट ईयर का इस प्रकार से शेयर डिसाइड है। पंजाब को मिलेगा 5.512 मिलियन एकड़ फुट वाटर, हरियाणा को मिलेगा 2.987 मिलियन एकड़ फुट वाटर और राजस्थान को मिलेगा 3.318 MAF। लेकिन ना अभी हरियाणा को जितना शेयर करंट ईयर में एलोकेट हुआ था, हरियाणा ने ऑलरेडी वो यूज कर लिया है। तो अब हरियाणा एक्स्ट्रा पानी क्यों मांग रहा है? जबकि देखो हरियाणा ये बोल रहा है कि अभी आपको पानी की आवश्यकता नहीं है, हमें ज़्यादा आवश्यकता है और पिछले साल भी हमने एडिशनल वाटर हासिल किया था, तो एडिशनल वाटर हमें मिलना चाहिए। इवन जो एक्सपर्ट्स हैं ना, वो भी ये बोल रहे हैं कि पंजाब को देखो अभी पानी की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, मई के लास्ट में पंजाब को पानी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उस समय फिर आगे आगे पैडी की जो फसल है वो उगनी स्टार्ट होगी, तो तब पंजाब को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी। इवन पंजाब के एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि अभी पानी रिलीज कर देना चाहिए, लेकिन हाँ ऐसी कोई सहमति बनानी चाहिए कि अभी पंजाब अगर ज़्यादा पानी दे रहा है तो फ्यूचर में फिर कम पानी दे, ऐसी कोई सहमति बननी चाहिए। पंजाब का एक तर्क देखो ये भी है, पंजाब कहता है दूसरे जो डैम्स है ना, जैसे पोंग डैम है, रंजीत सागर डैम है, यहाँ पे ना इस बार पानी का लेवल एवरेज से काफ़ी कम है, क्योंकि स्नोफॉल कम हुआ है स्नो सीजन के दौरान, इसलिए यहाँ पे पानी का लेवल कम है। तो ये तो देखो बैकग्राउंड सा है। अब विवाद और भी हैं, जैसे ये सतलुज यमुना लिंक का जो काम है वो ठंडे पस्ते में पड़ा है। एक नहर बनानी थी जो सतलुज नदी को यमुना से लिंक करती, ये कैनल जो है वो काम पूरा नहीं हो, उसका हरियाणा ने कंप्लीट हो गया था लेकिन पंजाब ने कंप्लीट नहीं किया। राइटर बोलते हैं देखो पंजाब एंड हरियाणा के बीच में जो विवाद है ना, ये विवाद पॉलिटिक्स के कारण ज़्यादा है। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जा चुकी है, पंजाब में अभी फ़िलहाल एक राज्य है सिर्फ जहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इसलिए ना इस पूरे इशू में पॉलिटिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व है। अदरवाइज़ अभी जब हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी को लेके, कम से कम हमारे देश में राज्यों के बीच में ये इशू नहीं आना चाहिए था, गलत समय पे ये इशू उठाया गया। एक्चुअल में जो कोर इशू है ना, जिसकी वजह से पानी के बंटवारे को लेके दिक्कत हो रही है, कोर इशू क्या है? सबसे पहले तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में जो पैडी की खेती होती है, राइस की खेती होती है, धान की खेती होती है, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है कायदे से पैडी की खेती के लिए बनी नहीं है। इसी वजह से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है बहुत नीचे जा चुका है। पंजाब धीरे धीरे रेगिस्तान में कन्वर्ट हो रहा है। ये कोर इशू है। दूसरा कोर इशू है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण जैसे बर्फ़ कम पिघली, बारिश कम आई, इस वजह से डैम में पानी कम हो गया, इस वजह से लड़ाई स्टार्ट हो गई, ये कोर इशू है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कैनल का मिसयूज़। नहर के पानी का ना मिसयूज़ भी होता है, नहर का पानी चोरी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये जो कोर इश्यूज़ है ना, इनको तो इग्नोर कर देते हैं, इन पे कोई प्रोडक्टिव डिस्कशन होती नहीं है कि कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए। लेकिन पॉलिटिक्स होनी जब स्टार्ट हो जाती है ना, तो फिर वो कोर इश्यूज़ दब जाते हैं, पॉलिटिक्स हावी हो जाती है और कुछ सॉल्यूशन निकल के नहीं आता है। ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है, चैलेंज है, और ये हर इशू में स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जो इशू की जड़ है वो कभी सोल ही नहीं होती। तो ये पूरा जो है हमारा आज का डिस्कशन रहा। लास्ट में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए। हमने सबसे पहले देखो प्राइवेट मेंबर बिल से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि प्राइवेट मेंबर बिल कितने ज़रूरी हैं। फ्राइडे का समय एलोकेट है लेकिन डिस्कशन होती नहीं है, दूसरे चीज़ों पे डिस्कशन हो जाती है, डिसरप्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरा गवर्नेंस का इशू उठा लिया जाता है, एडजमेंट हो जाता है। इवन जो धनखड़ हैं हमारे उपराष्ट्रपति, वो भी बोलते हैं कि देखो गोल्ड माइन है प्राइवेट मेंबर बिल, क्योंकि इन पे प्राइवेट मेंबर बिल पे एंटी डिफेक्शन नहीं लगता, तो एमपीज अपनी बात उठा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात उठा सकते हैं प्राइवेट मेंबर बिल्स की फॉर्म में। तो इसलिए होना क्या चाहिए, फ्राइडे का टाइम पूरी तरह से एलोकेट होना चाहिए प्राइवेट मेंबर बिल की डिस्कशन के लिए, और एक प्राइवेट मेंबर बिल को रिव्यू करने वाली कमेटी होनी चाहिए जो डिसाइड करे कि कौन से प्राइवेट मेंबर बिल को लिया जाए, कौन से को नहीं लिया जाए। यूके का मॉडल फॉलो किया जा सकता है। प्राइवेट मेंबर बिल आए तो उस पर 10 मिनट की स्पीच देने का अधिकार किसी एमपी को। वर्किंग आवर्स पार्लियामेंट के इंक्रीज़ किए जा सकते हैं, अभी जैसे 11 बजे से लेकर 4:30 बजे तक के हैं, इसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो ये सारे काम हो सकते हैं। फिर हमने न्यू एलाइज वाला आर्टिकल डिस्कस किया था। सऊदी अरेबिया, यूएई और तालिबान इंडिया के न्यू एलाइज हैं। पहले जो पाकिस्तान के कट्टर दोस्त हुआ करते थे, आज भारत के दोस्त हैं। सऊदी अरेबिया के साथ में दोस्ती कैसे इंक्रीज़ हुई, 2006 में
2006 में एग्रीमेंट साइन हुआ था, बाद में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई 2010 में, फिर 12 में सऊदी अरेबिया ने इंडिया की मदद की थी अबू जिंदाल को एक्स्ट्राडिशन में। यूएई के साथ में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई 2017 में। और उसी प्रकार से तालिबान जो पहले पाकिस्तान की कठपुतली हुआ करता था, आज तालिबान भी पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ कर रहा है पहलगाम टेरर अटैक पर। फिर लास्ट जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया, पंजाब एंड हरियाणा के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर डिस्प्यूट है। मेन बात राइटर इसमें ये बोलते हैं कि भैया आप ये देखो कोर इश्यूज़ क्या हैं, पॉलिटिक्स करने के बजाय कोर इश्यूज़ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। कोर इश्यूज़ पैडी की जो खेती होती है पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी में, इस वजह से पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है और इसी वजह से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है बहुत ज़्यादा गिर रहा है, पंजाब पाकिस्तान में कन्वर्ट हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज के कारण रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा इरेटिक हो गया है, कभी आती है रेन कभी नहीं आती है, इस वजह से और भी ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी। कंक्लूजन में ये बोला जाता है कि देखो इस इशू पे ना फिलहाल पूरे देश को एकजुट होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम इंडस वाटर ट्रीटी को लेके पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, तो अभी हम एकजुट नहीं होंगे तो गलत संदेश जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मिलते हैं कल फिर से एक नई इशू के साथ में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।